सरकारी पैसे का इस कदर दुरुपयोग हो रहा है कि तकलीफ़ यह होती है कि हम उस सदन के सदस्य, जिस प्रकार से पैसे की लूट खसोट और भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं धीरे धीरे आपको जो है ऐसे ऐसे खुलासे करूंगा कि शायद महापौर को जवाब देने में नहीं बनेगा। क्या महापौर ने निगम में एक दलाल बहाल कर रखा है जो पैसे की उगाही कर रहा है? मुजफ्फरपुर ज़िले का पूरा जिला प्रशासन महकमा जहां बैठता हो, आदरणीय कमिश्नर साहब, जिलाधिकारी महोदय, एसएसपी साहब, एसडीओ पूर्वी पश्चिमी, एडीएम, तमाम प्रशासन जहां बैठता हो, वहां पे हमारे निगम की ही गाड़ी फंस नहीं गई, पलट गई। किस कारण? रोड धंसने के कारण। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला स्मार्ट सिटी के नाम पे। स्मार्ट सिटी शहर को स्मार्ट करने नहीं आया है, कुछ राजनेताओं और अफसरों को मालदार बनाने के लिए आया है। अगर मेरी जितने मैंने बातें बताई हैं उन बातों में अगर सच्चाई नहीं होगी, एक भी बात में, आप उसी दिन आके मुझसे इस्तीफा ले लीजिएगा। बीच कल्याणी चौक पे खड़ा करके, टावर चौक पे खड़ा करके कहिएगा कि संजय केजरीवाल तुम झूठे हो, तुमने गलत बयानबाजी की है, इस्तीफा दो। ये बड़ी खबर जो कि बता दी है, संजय केजरीवाल ने जवाब देना चाहिए मुजफ्फरपुर की मेयर को सामने आकर कि ये आरोप जो संजय केजरीवाल लगा रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है और कितना गलत है। अगर गलत है तो मेयर को आना चाहिए सामने और बजाबता बोलना चाहिए कि ये जो बोल रहे हैं। मेयर से एक प्रश्न ये भी जरूर आपको पूछना चाहिए कि स्टैंडिंग बड़ी है कि बोर्ड बड़ा? मुजफ्फरपुर में एक चीज़ हमेशा सुर्खियों में रहती है, वो है मुजफ्फरपुर का नगर निगम। नगर निगम में बहुत सारी चीज़ें हैं। नगर निगम में लेट लतीफ़ी है, घोटाला है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ख़ास तौर पर मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए और यहाँ की मासूम जनता के लिए जो बहुत कुछ नहीं जानती है नगर निगम के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ में। मैं मुकेश चौरसिया। हमारे साथ आज मुजफ्फरपुर के एक ऐसी शख्सियत हैं, एक ऐसे वार्ड पार्षद हैं जो हमेशा मुजफ्फरपुर नगर निगम में आवाज़ उठाते रहते हैं, एक्टिव मेंबर हैं, काफ़ी एक्टिव मेंबर हैं नगर निगम के, संजय केजरीवाल। उनसे हम बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं संजय जी जिससे लोग, सवाल तो लोगों के अंदर है, जवाब देने वाला कोई नहीं है। मेयर साहिबा बोलती नहीं है, नगर आयुक्त बदले जाते हैं, लोगों के मन में कोताही होती है। अगर हम स्मार्ट सिटी से इस बात की इंटरव्यू की शुरुआत करें कि स्मार्ट सिटी के कार्यों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या स्मार्ट सिटी के कार्य मुजफ्फरपुर में सही से हो रहे हैं? इसकी कार्यशैली की अगर बात करें और आपके हिसाब से आपका पहला कमेंट। सबसे पहले तो आपके बिहार लाइव न्यूज़ चैनल को, आपको और आपकी पूरी टीम को सादर प्रणाम करते हैं। आपके लाखों व्यूवर्स को मेरा सादर प्रणाम है। स्मार्ट सिटी के विषय में सिर्फ इतना ही कहेंगे कि एक वो मिर्ग मरीचिका एक शब्द है। राजस्थान में जब प्यास लगती है तो दूर दराज यह देखने को मिलता है कि काफ़ी दूर जब रेगिस्तान में बालू की रेत पे जब नज़रें जाती हैं तो लगता है कि वहाँ पानी है, लेकिन जब वहाँ हम नज़दीक पहुँचते हैं तो पता चलता है कि रेती है। तो स्मार्ट सिटी को हम मिर्ग मरीचिका के रूप में हम शब्दों से हम उसको अलंकृत कर सकते हैं कि दिखता तो सब कुछ है, सुनने को सब कुछ आता है, नज़र कुछ नहीं आता। नज़र कुछ नहीं आता। और फिर अभी एक रिसेंट घटना हुई आप लोगों के साथ, ख़ास तौर पर वो अच्छी घटना मुझे पर्सनली आप कहें विधायक के साथ, कि विधायक और महापौर में कटाक्ष हुआ, टिप्पणी हुई और ये होना नहीं चाहिए, सामंजस्य बनेगा तभी काम होगा। तो महापौर की कार्यशैली कैसी है? क्योंकि हमेशा देखा जाता है महापौर से ट्यूनिंग शायद ना आप लोगों की बैठ रही है ना विधायक की बैठ रही है।
तो ये कैसे चलेगा फिर? देखिए, हिंदुस्तान में 3 सदन, पूरे हिंदुस्तान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया, उसमें 3 सदन को मान्यता दी गई। एक शहरी निकाय क्षेत्रों में नगर निगम बोर्ड, राज्यों में विधानसभा और देश स्तर पे लोकसभा। इन 3 सदनों को ये अधिकार है कि किसी कानून को बनाना, किसी कानून बने हुए कानून में संशोधन करना, और कोई कानून ऐसा हो जो जनहित में न हो, जो अंग्रेजों के काल से चला आ रहा है, तो उसको निरस्त करना। ये अधिकार 3 ही बोर्ड को है। लेकिन किसको है? बोर्ड को है, महापौर को नहीं है। महापौर के दिमाग में यह बात डाल दी गई कि आप महापौर हैं, सर्वे सर्वा हैं, मुखिया हैं, आपकी स्टैंडिंग जो है वही सब कुछ है। स्टैंडिंग में महापौर, उप महापौर के अलावा 7 नामित सदस्य होते हैं। लेकिन बोर्ड कितने का है? बोर्ड 49 वार्ड पार्षदों का प्लस महापौर, उप महापौर 51 का, जिनको वोट देने का अधिकार है। सदन बहुमत से चलता है। महापौर के विषय में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि स्टैंडिंग की तो उन्होंने अभी तक 18 बैठक की है, लेकिन बोर्ड की मात्र 6 बैठक 21 महीने के कार्यकाल में। कानून कहता है, नगर निगम एक नियमावली से चलती है, एक बिहार सरकार के द्वारा गजट प्रकाशित एक कानून की किताब है, उसके माध्यम से चलती है। वो कानून यह कहता है कि हर महीने में एक बोर्ड की बैठक होनी चाहिए, 21 महीने में 21 बोर्ड की बैठक होनी चाहिए। लेकिन बोर्ड की बैठक हुई 6, 2 बैठक विशेष बैठक कही जाती है, जिसको हम लोग बजट की बैठक कहते हैं। तो विशेष बैठक जो होती है बजट के संबंधित, उसमें सिर्फ बजट के ऊपर ही चर्चा करनी है, उसको आम बैठक के रूप में नहीं शामिल किया जाता है। तो अब आप बताइए कि जब 21 महीने के कार्यकाल में 6 बैठक होगी, तो उस बैठक में ही जनहित के मुद्दे उठाए जाएंगे। तो जब महापौर बोर्ड की बैठक के प्रति न बोर्ड की ताकत के विषय में उनको मालूम है, न बोर्ड की संजीदगी के विषय में मालूम है, न बोर्ड के क्रियाकलाप के विषय में मालूम है, महापौर एक अपने निजी सहायक को रखी हुई है, जबकि कानूनन आप एक नहीं 10 निजी सहायक अपना रख सकते हैं। लेकिन वो निजी सहायक आपको बताएगा कि आज मैडम आपको फलानी जगह जाना है, आज मैडम इतने बजे आपको फलानी जगह जाना है, आपका लंच टाइम हो गया, आपका सोने का टाइम हो गया। लेकिन आप उस निजी सहायक को पूरे नगर निगम परिसर में आप छोड़े हुए हैं, हर जगह पैसे की लूट खसोट करने के लिए। क्या ये कार्यशैली है? आप एक चीज़ यह मान के चलिए कि जब बोर्ड की बैठक नियमित रूप से नहीं होगी, आपकी कार्यशैली किस रूप में आकलन किया जाए? मुझे इस बात को बताइए। जहाँ तक सवाल है आपके प्रश्न में, नगर विधायक, कांटी के विधायक, जितने एमएलसी हैं और सांसद, ये हमारे बोर्ड के आमंत्रित सदस्य होते हैं, जिनको मंच पे कानूनन बैठने का अधिकार होता है। यहाँ तक बिहार सरकार ने कानून बना रखा है कि अगर बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा हो, लोकसभा का सत्र चल रहा हो, उस समय आप बोर्ड की बैठक आयोजित नहीं कर सकते हैं। चूँकि उन माननीय विधायकों का, बड़े जनप्रतिनिधियों का या माननीय सांसदों का मतलब इतना बड़ा कद है कि अगर उस समय सदन चल रहा है तो आप बोर्ड की बैठक नहीं कर सकते हैं। चूँकि उनका शामिल होना यह बिहार विधानसभा के इस माननीय स्पीकर के द्वारा कानूनन चिट्ठी लिख के भेजा हुआ है। उसके बाद अगर बड़े जनप्रतिनिधि के द्वारा नगर निगम की बोर्ड में जो आमंत्रित सदस्य हैं, उनको न बोलने दिया जाना। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि नगर निगम में किताब जो हस्तक कानून है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो माननीय वार्ड पार्षद जिस क्षेत्र से चुन के आते हैं,
उनको अपने क्षेत्र अंतर्गत किसी भी विकास की योजना बनाने का अधिकार है, अनुशंसा करने का अधिकार है। अब महापौर महोदया क्या करती हैं, स्टैंडिंग में उनके अपने लोग हैं, वो मंत्रिमंडल हुआ। आज अगर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर यह कानून अपने कैबिनेट में सीए, एनआरसी, धारा 370 पहले कैबिनेट से पास किया और फिर सदन में, चूँकि वहाँ दो सदन है, उच्च सदन और मतलब जैसे उसको राज्यसभा और लोकसभा कहा जाता है, दोनों सदन से पास कराने के बाद तब महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास जाके मोहर लगती है। महापौर को ये नहीं मालूम है कि स्टैंडिंग आपकी कैबिनेट है, कैबिनेट में आप जो पास कर दीजिएगा वो लागू कर दीजिएगा, बोर्ड से आपको पास कराना है। लेकिन अब कैबिनेट से उन्होंने पास करा लिया कि जो भी योजना होगी वो महापौर के अनुशंसा से होगी। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या विधायक 243 है हमारे बिहार में, पूरे देश में सांसद 543 हैं, तो क्या विधायक महोदय को जो अपने एक साल में अपने निधि कोष का योजना में खर्च करने का जो अधिकार है, तो क्या वो हर योजना की चिट्ठी लिखने के पहले मुख्यमंत्री जी से पूछते हैं क्या? क्या सांसद महोदय अपने क्षेत्र में अपने निधि कोष की योजना खर्च करने के लिए क्या प्रधानमंत्री जी से पूछते हैं क्या? ये कैसी महापौर हैं जो जनप्रतिनिधियों का ही गला घोटने पे लगी हुई हैं और बिना तर्क के, बिना कानून के। अगर आपने स्टैंडिंग में अगर पास कर लिया, आप बोर्ड में लाइए। बोर्ड में भी अगर आपके पास बहुमत है, अगर 26 लोगों का आपको समर्थन है, तो आप उसको पास कीजिए। नगर आयुक्त महोदय को वो बरगलाती हैं, उनके स्टैंडिंग के मेंबर बरगलाते हैं। तो ये जनता के आकांक्षाओं पे न खरा उतरना, मैं तो ये कहूँगा कि जिस प्रकार से जनता के वोट के द्वारा महापौर का चयन हुआ इस बार, लोगों ने कहा, सोचा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार एक सिंडिकेट के रूप में भ्रष्टाचार हो रहा है। कई ऐसे निगम में मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से पैसे की लूट खसोट और भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं धीरे धीरे आपको जो है ऐसे ऐसे खुलासे करूंगा कि शायद महापौर को जवाब देने में नहीं बनेगा। आप उन प्रश्नों का जवाब उनसे जाके पूछिएगा तो वो कहेंगे नो कमेंट्स। सिर्फ पैसे की लूट खसोट। पैसा किसका है? मुजफ्फरपुर के निगम क्षेत्र अंतर्गत जो लोग टैक्स देते हैं उनका पैसा है। हम सभी मुजफ्फरपुर वासियों के टैक्स का पैसा है, जो राज्य सरकार के द्वारा पंचम बीत, षष्ठम बीत, 14 बीत, 15 बीत का जो पैसा आता है। सरकारी पैसे का इस कदर दुरुपयोग हो रहा है कि तकलीफ़ यह होती है कि हम उस सदन के सदस्य हैं। मैं आपको हकीकत में बता दूं। तो ये संवैधानिक, जैसा आप बता रहे हैं, वो तो संवैधानिक नहीं है। निगम के जो आपकी संविधान है उसका तो हनन हो रहा है। हनन क्या, कानून का साफ उल्लंघन है। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, जिस प्रकार से स्पष्ट रूप से लिखा है किताब में कि माननीय वार्ड पार्षद को अपने क्षेत्र अंतर्गत अपनी योजनाओं के अनुशंसा करने का अधिकार है। हम क्यों जाएं महापौर के पास? महापौर 49 वार्ड से उनको वोट मिला है, वो भी अब पूरे शहर की योजना अनुशंसा करें। वो जाएं वार्डों में, उनको भी जनता ने वोट दिया है, लेकिन सिर्फ चुनिंदा वार्डों में, स्टैंडिंग के वार्डों में। आज आप कई वार्डों में चले जाइए, स्टैंडिंग के लोगों के वार्डों में, एक तरफ निगम जो है अतिक्रमण मुक्त का अभियान चलाती है
और मैं आपको बताऊं मुकेश जी, अभी आप यहाँ से जाएंगे तो जवाहरलाल रोड में आप देखते हुए जाइएगा, रोड किनारे सरकारी ज़मीन पर मुख्य मार्ग है, जहाँ मुख्य मार्ग का हम होल्डिंग टैक्स देते हैं, और वहाँ पे मुख्य मार्ग पे समरसेबुल गाड़ा जा रहा है, गाड़ दिया गया है। गाड़ा क्या जा रहा है? एक तरफ हम गरीब सब्जी वाले को, दुकानदारों के सामान को हम जब्त करते हैं अतिक्रमण के नाम पे, और रोड पे सरकारी समरसेबुल गड़ा रहा है। किसके आदेश से? वो तो नहीं होना चाहिए। मतलब सरासर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस कदर का बोर्ड मैं दूसरी बार हूँ, मैंने नहीं देखा था। मतलब ये तो शहर को और आप अव्यवस्थित कर देंगे। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जवाहरलाल रोड में आप इन कीजिएगा, कल्याणी चौक से जैसे आगे बढ़िएगा, अंडीगोला के मुहाने पर हिंद मोटर दुकान है। अभी आप जाते समय विजुअल बना लीजिएगा, बीच मतलब रोड पे जो है समरसेबुल करा हुआ है। अब उस समरसेबुल गड़ा हुआ है, उसकी सुरक्षा के लिए इतना बड़ा उसका ये स्टेज बनेगा, क्योंकि सरकारी समरसेबुल है, तो आप ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त करवा रहे हैं कि खुद अतिक्रमण करवा रहे हैं? और क्या ज़रूरत पड़ गई? जवाहरलाल रोड मुख्य मार्ग पे समरसेबुल गड़वाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? कितने आवेदन, कितने लोगों ने, क्या देश की आज़ादी के बाद पिछले, आप इतने दिनों से पत्रकारिता करते हैं, क्या कल्याणी और अंडीगोला के लोगों ने जन आंदोलन किया था? क्या पानी नहीं मिल रहा था क्या उनको? है सिर्फ बंदर बांट है पैसे की, जितना लूट सको, जितनी योजना जहां तहां करवा सको, रोड के ऊपर रोड, समरसेबुल के ऊपर समरसेबुल, जहां मर्जी करवा सको, सिर्फ कमाई का जरिया का खेल चल रहा है। नई नई चीज़ें हैं, वो तो होती रहती हैं। अच्छा, एक सवाल बताइए, लोग जानना चाहेंगे, ये नगर निगम के जो कर्मचारी होते हैं उनका नियंत्रण कौन करता है? उस पर नियंत्रण किसका होता है, कर्मचारियों पर? स्पष्ट रूप से हस्तक किताब में लिखा है कि कर्मचारियों पे नियंत्रण मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मतलब हम लोग के निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त का निर्णय, नियंत्रण स्पष्ट रूप से है। उसमें भी महापौर स्टैंडिंग के माध्यम से जो है कभी कभी कानून बनाती है कि हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे, फलाना करेंगे, ठिकाना करेंगे। क्यों भाई? आपको जनता ने चुना है शहर के विकास के लिए। आज मुजफ्फरपुर के विधायक जी, मतलब सांसद जी कहेंगे यहाँ कौन डीएम आवेगा, कौन एसपी आवेगा? हैं? मुजफ्फरपुर के विधायक जी कहेंगे टाउन थाना का प्रभारी कौन बनेगा? मुजफ्फरपुर के सांसद कहेंगे कि अय्यापुर का थाना प्रभारी कौन बनेगा? अरे क्या मजाक आप लोगों ने बना रखा है। इन महापौर को, आदरणीय जो अभी वर्तमान में महापौर हैं, इनके दिमाग में एक चिप्स डाल दिया गया है कि आप सर्वे सर्वा हैं, निगम की मालिक हैं। तो मालिक जिस ढंग से अपने दुकान में जो रवैया अपनाता है, वो रवैया अपनाने का काम अपने निजी सहायक के बदौलत ये कर रही हैं। आप निगम के कर्मचारियों से विभागों में जाके पता कर लीजिए। एक सामान्य व्यक्ति जो आपका निजी सहायक है, सरकारी पीए नहीं है, वो किस अधिकार से निगम के ऑफिसों में घूमता है, विभागों में जाता है, लेखा शाखा में वो जाता है, मतलब स्टॉल शाखा में जाता है, राजस्व शाखा में जाता है, विकास शाखा में जाता है। आज निगम की सरकारी फाइलों का गुप्त कौन सा मतलब दस्तावेज रह गया? कल हो के वो व्यक्ति आपके यहाँ से हट के चला जाएगा, सारे दस्तावेज उसके पास जाते जा रहे हैं, वो ऑर्डर जाके झाड़ता है। मजाक बना के रख दिया आपने सरकारी, मतलब एक एटोनोमस बॉडी को। आज तो हम लोग नगर आयुक्त से मिलने जा रहे हैं, हम लोग स्पष्ट रूप से कहेंगे कि अगर निजी व्यक्ति, पूर्व में मैं आपको बताऊं कि जैसे माननीय पार्षद लोग भी अपने साथ एक सहयोगी अमूमन रखते हैं,
जब वो जन्म मृत्यु शाखा में जनरली पार्षद से ही लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा का जन्म प्रमाण पत्र बना दीजिए, मृत्यु प्रमाण पत्र बना दीजिए, तो अब एक पार्षद को 20 ठो काम रहता है, तो वो डेली मान लो 2-4 फॉर्म लेके जाए आए, तो कई माननीय पार्षद जो हैं अपने साथी संगत से भाई जाके जमा करा देना मेरा नाम लेके। तो वहाँ पे तत्कालीन नगर आयुक्त महोदय के द्वारा ये कहा गया था कि नहीं, कोई भी पार्षद का कोई व्यक्ति आता है तो उससे जो है मतलब यह पहचानने में दिक्कत होती है कि कौन दलाल है, कौन मतलब जैसे किस रूप में आ रहा है। तो क्या महापौर ने एक दलाल बहाल कर रखा है? मेरे शब्द हैं कि क्या महापौर ने निगम में एक दलाल बहाल कर रखा है जो पैसे की उगाही कर रहा है? मेरे पास सबूत है, मैं बहुत से सबूत आप लोगों को। क्या ये तो ऑथेंटिक, ये भी संवैधानिक नहीं है? नहीं है। एक निजी व्यक्ति सरकारी विभागों में जाके फाइलों की डिटेल मांगता है और डिटेल मांगने के साथ वो जिस प्रकार से मतलब यह एक समझिए कि सरकारी विभाग के कार्यों की जो रूपरेखा है उसकी अवहेलना है। देखिए, जनता को बहुत सारी चीज़ें संजय जी पता नहीं होती हैं। जनता तो अब लाचार है, समझदारी उतना नहीं दिखाती है। ये जनता को क्या पता है? निगम ऑटोनॉमस बॉडी है। एक सवाल और बनता है कि जनता भी इस चीज़ को जानना चाहती है। भैया, ऑटोनॉमस बॉडी आप खर्च करते हैं, कमाई कहाँ से होती है और खर्च कैसे कर सकते हैं? इसका नियम तो कुछ होगा कि आपकी कमाई निगम की कहाँ से होती है, इतना पैसा कहाँ से आ जाता है और खर्च कहाँ कहाँ करना है। कुछ जनता को तो कुछ पता ही नहीं है, जनता भ्रम में मर रही है। देखिए, निगम की जो आय के स्रोत हैं वो मुख्य रूप से होल्डिंग टैक्स के रूप में निगम क्षेत्र की जो होल्डिंग स्वामी है वो देते हैं। निगम की जो आय का स्रोत है, जितनी सब्जी मंडी हैं उनका सैरात मतलब जैसे कि बोली लगती है और टेंडर दिया जाता है। निगम की आय का स्रोत पार्किंग के थ्रू है। निगम की आय का स्रोत जो है वो आपको ये एडवर्टीजमेंट जितने होते हैं उनके थ्रू है। ये निगम की आय के मुख्य रूप से जुब्बासनी पार्क वार्क में भी आंतरिक स्रोत, पार्क का टिकट हो गया, ये वो दिस दैट। अब आप आश्चर्य कीजिएगा कि सातपुरा सब्जी मंडी, कटही पुल सब्जी मंडी, घिरनी पोखर सब्जी मंडी, मैं तो आपसे कहूँगा कि आप मेरा साक्षात्कार लेने के बाद आप निगम में जाइएगा और आप सिर्फ यह नगर आयुक्त महोदय से पूछिएगा कि जब घिरनी पोखर, कटही पुल, सातपुरा सब्जी मंडी का जब आप टेंडर किए थे पिछली बार तो कितना रुपया का टेंडर किए थे? 1 साल का होता है वो टेंडर, ठीक है। अगर 1 साल से टेंडर नहीं हुआ है तो इन 1 साल में अगर आपने मान लो 50 लाख रुपया में टेंडर किया था तो क्या निगम के द्वारा जो 1 साल से वसूली हुई है, क्या वो 50 लाख नहीं 25 लाख रुपए की भी आमदनी हुई है? और नहीं हुई है तो महापौर, जिनको यह बात दिमाग में आता है कि मैं मालिक हूँ नगर निगम की, मतलब निगम के पार्षद कुछ नहीं है, नगर आयुक्त कुछ नहीं है, जो हूँ मैं हूँ, मेरी स्टैंडिंग है, तो फिर उनको जो है इस बात का ज्ञान बोध क्यों नहीं है कि सातपुरा सब्जी मंडी का पिछले लंबे समय से टेंडर नहीं हुआ, उसका पैसा वसूली क्या हो रहा है और कहाँ जा रहा है? घिरनी पोखर सब्जी मंडी का पैसा वसूली हो रहा है, कितना हो रहा है और कहाँ जा रहा है? तीसरा, कटही पुल का सब्जी मंडी का मतलब पैसा वसूली हो रहा है, कितना हो रहा है और कहाँ जा रहा है, और पूर्व में कितना आ रहा था? नगर निगम क्षेत्र में जो ऑटो चलते हैं, मतलब आप डीटीओ ऑफिस में जाइएगा तो डीटीओ ऑफिस में ये कहा जाता है कि सरकारी करीब करीब 7200 ऑटो शहरी क्षेत्र में चलते हैं। अमूमन जब आप टेम्पो स्टैंड यूनियन के अध्यक्ष के पास जाइएगा तो वो कहेंगे करीब करीब 12 से 15 हज़ार के बीच टेम्पो
चलते हैं। ठीक है, निगम क्षेत्र में एक टेम्पो से 10 रुपये की वसूली होनी है। ठीक है, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि निगम के द्वारा सरकारी रसीद जो छपती है, जो दिया जाता है सरकारी रसीद, तो प्रति टेम्पो 10 रुपया लेना है, वो भी निगम की आय का स्रोत है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा मुकेश जी कि अभी तक ऑन डाटा आप जाके निगम में मांग लीजिए, 150-200 रसीद ही पर डे कटती है। 7200 का परिवहन विभाग का डाटा है शहरी क्षेत्र में ऑटो चलने का। ठीक है, और रसीद कितनी कट रही है? 200। लेकिन उस रसीद की आड़ में हजारों रसीद, जाली रसीद छपवा के काटी जा रही है, और उन रसीदों का पैसा कहाँ जा रहा है, यह सबूत के साथ आपको किसी दिन बुला के और तमाम अन्य मीडिया कर्मी को भी बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह मैं बताऊंगा कि वो रुपया कहाँ तक जा रहा है। ऑटो से, सभी ऑटो से वसूली की जाती है, ये रोज़, ये हम भी देखते हैं जगह जगह पर, चौक चौराहे पर इनके लोग रहते हैं, ठेकेदार टाइप, वेंडर टाइप, जो पर्ची लेके है। निगम में एक सिंडिकेट है, वो सिंडिकेट जाली रसीद तो इशू हो नहीं रही है, जाली रसीद तो ऊपर से जा रही है। आप मुजफ्फरपुर के तमाम टेम्पो चालक से आप एक दिन रसीद मांग लीजिए ना, तो आपको अगर 200 टेम्पो चालक से आप रसीद मांगिएगा तो आपको 10 टेम्पो चालक के पास निगम की रसीद मिलेगी, 190 के पास वो फर्जी वाली रसीद मिलेगी। मैं सारे सबूत मेरे पास हैं, लेकिन मैं एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और उसमें पैसा सो कॉल्ड वो महापौर के दलाल तक वो पैसा जा रहा है, और वही उसका मास्टरमाइंड है। ये जो पूरा आप कह रहे हैं, ये दिमाग कौन दे रहा है, किंग मेकर कौन है? पहले बात होती थी कि किंग मेकर कोई और है और नगर निगम चलाते हैं, लेकिन अभी का किंग मेकर कौन है? क्या अब मुक्ति नहीं मिली मुजफ्फरपुर को? ये घोटाला, इस तरीके से दलालों की पूरी टोली चलती रहती है, निगम कब इससे निकलेगा? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, निगम में जो अभी वर्तमान में 49 माननीय वार्ड पार्षद हैं, उनको जैसे कि इन दिनों आके यह समझ में आया कि हमारी एकता में ही शहर का विकास हो सकता है, तो आज निगम पार्षद संघ भी बनाया गया। करीब करीब 38 माननीय वार्ड पार्षद उसके सदस्य हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं कि अभी 4 मानव बल एजेंसी काम कर रही है। ठीक है, भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा एक, मैं चूँकि अभी इसलिए आपके सामने बोल दे रहा हूं कि वो भ्रष्टाचारी अपने आप को बचाने में लग जाएं, कितना सबूत मिटाना है मिटा दें, लेकिन सारा सबूत इकट्ठा हो चुका है, मिटाने से भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 8/8/2023 को मानव बल एजेंसी के विषय में नगर आयुक्त के द्वारा स्टैंडिंग में प्रस्ताव लाया जाता है कि उस समय की जो मानव बल एजेंसी जो सप्लाई करने वाली थी, उनके ऊपर 9,46,000 रुपये का घोटाले का आरोप लगा था कि उन्होंने अत्यधिक उपस्थिति का डाटा पेश करके उतना रुपया निगम से एक्स्ट्रा ले लिया था, और उसके लिए तत्कालीन नगर आयुक्त ने उनसे कारण परीक्षा पूछा और क्यों नहीं आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही जो एग्रीमेंट के तहत आपने अभी तक वर्दी नहीं दी है, आपने कई मतलब स्वच्छता दूतों का ईपीएफ का पैसा नहीं जमा किया है, इन स्वास्थ्य मतलब बीमा सारी चीज़ें एग्रीमेंट में थी, उसका पालन नहीं किया, तो क्यों नहीं आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। और उसके बाद 30 सितंबर को
उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था। 8 अगस्त के दिन नगर आयुक्त लाते हैं एजेंडा कि मतलब हम लोगों को नए टेंडर के माध्यम से इसको करने की ज़रूरत है। देखिए कितना बड़ा सिंडिकेट है। नगर आयुक्त कह रहे हैं कि नए प्रक्रिया से टेंडर करने की ज़रूरत है, चूँकि वित्त विभाग का 1 अप्रैल 2022 के पहले एक नियम था कि 1% की मार्जिन ऑफ प्रॉफिट पे आप काम कर सकते थे। नए वित्त नियम जो आए उसमें 3.76% से कम पे आप काम नहीं कर सकते हैं। तो चूँकि 1 साल का एक्सटेंशन मिल चुका था, अब क्या था कि 2023 में जो 1 साल का एक्सटेंशन का समय पूरा हो रहा था, उस समय नए वित्तीय कानून लागू हो चुके थे। लेकिन महापौर और महापौर की स्टैंडिंग को किस प्रकार का लालच था कि वो हवाला यह देते हैं कि आगामी दशहरा पूजा और दीपावली छठ को देखते हुए 6 माह का विस्तार दिया जाए उन एजेंसियों को। मुकेश जी 8 अगस्त और 30 अगस्त को टेन्योर पूरा हो रहा है, मतलब 8 अगस्त का मतलब 23 दिन अगस्त का बाकी है, 30 दिन सितंबर का बाकी है। क्या नगर निगम प्रशासन 53 दिन में एक निविदा प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकता है? गौर कीजिएगा, 53 दिन में एक निविदा प्रक्रिया नहीं पूरी कर सकता है। उसके बावजूद उन भ्रष्ट एजेंसियों को महापौर और उनकी स्टैंडिंग के द्वारा 6 महीने का सेवा विस्तार दिया गया। किस लालच में? आप अगर निगम की मुखिया हैं तो निगम की मुखिया हैं तो आपको निगम के राजस्व की चिंता होनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने घोटाला कर लिया, जिस व्यक्ति ने अनुबंध का अक्षरशः पालन नहीं किया, और नगर आयुक्त एक मेन बॉडी हैं प्रशासनिक, बाद नगर आयुक्त प्रोसीडिंग में लिखा है ये सारी चीज़ें, फिर नगर आयुक्त कहते हैं कि नहीं मैडम नहीं दिया जा सकता है विस्तार, चूँकि नए वित्तीय नियम के तहत मतलब अनुबंध के अनुसार एक बार विस्तार दे दिया गया, और अब नए बिहार सरकार के वित्त नियम के आलोक में टेंडर कराना जरूरी है। चूँकि एक विस्तार के बाद दूसरा विस्तार देना मतलब कानूनन उचित नहीं होगा, और नए वित्तीय नियम 3.6% का है, तो अब उस हिसाब से इनको जो है फिर से निविदा में जाना होगा। लेकिन नहीं, तो मैं जानना चाहता हूँ कौन सा निजी लाभ था। अब आप आइए, इस बार उसके बाद मान लो निविदा हुई, मतलब नगर विकास मंत्रालय का कानून यह कहता है कि एमटीएस के तहत सिर्फ 16 कर्मचारी की बहाली होगी, और वो 16 कर्मचारी किसके द्वारा लिए जाएंगे? वो 16 कर्मचारी लिए जाएंगे बेल्ट्रॉन के थ्रू, जो ऑलरेडी बेल्ट्रॉन के थ्रू 16 कर्मचारी काम कर रहे हैं। आज निगम में जिस प्रकार से मानव बल का खेल चल रहा है, हर विभाग में 2-2, 4-4 मतलब जैसे कि लोग भर दिए गए हैं। जितनी मैं आपको जितने प्रश्न बता रहा हूँ इसका जवाब आप पता कर लीजिएगा जाके कि निगम के पास टिपर कितने हैं। अगर 58 टिपर हैं या 80 टिपर हैं या 100 टिपर हैं, जितने टिपर हैं उनसे दुगुने ड्राइवर हैं, जितने ट्रैक्टर हैं उनसे 2.5 गुने ड्राइवर हैं। और निगम के विभागों में आप चले जाइए आज कैमरा और माइक लेके, निगम के विभागों के हर विभाग के अंतर्गत 2, 4, 5 लोग ऐसे बैठे में हैं जिनसे कि कलर का काम लिया जा रहा है। जो बासानी पार्क में भी चले जाएगा वो कहेगा कि हम एमटीएस के तहत, अरे भैया एमटीएस के तहत जो मानव बल आपूर्ति एजेंसी है वो कर ही नहीं सकती है, उसको बेल्ट्रॉन के थ्रू आना है। तो ये अपने लोगों को, सैकड़ों ऐसे अपने लोग हैं जिनको एडजस्ट किया गया है कि बस जाइए, हाजिरी बनाइए, माल उठाइए, इतना माल उठाइए, इतना हमको पहुंचाइए। ये गेम चल रहा है। मैं आपको 49 वार्ड है,
हर एक वार्ड में 22 स्वच्छता कर्मी देना है, ठीक है, जो निगम में अभी वर्तमान में पास है। उस हिसाब से 980 हुए। 980 में मान लो 380, सपोज दैट, एक एग्जाम्पल, मुझे एग्जैक्ट फिगर मैं इसका अभी नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन मान लो 280 मान लो कि परमानेंट कर्मचारी हैं, तो 700 आपको ज़रूरत पड़ी, ठीक है। 780 और 49 दूनी 98 और जोड़ दीजिए, चूँकि 22 का है तो 780 98 मतलब 878, ठीक है। ड्राइवर मान लिया जाए कि आपके पास टोटल 110 व्हीकल है, तो 110 ड्राइवर, तो 878 है 110, 988। उस ड्राइवर में अगर मान लो कि 28 अगर आपके पास परमानेंट है, तो 988 में 28 घटा दीजिए, 960। पानी कल में आपको मान लो 40 स्टाफ की ज़रूरत है, तो 1020। पहले से अगर मान लो 10 कर्मचारी परमानेंट काम कर रहे हैं, तो बच गए 1030। आप, ये डाटा मैं आपको दे रहा हूँ, इस डाटे को आप वेरिफिकेशन कर लीजिए। और मानव बल चारों एजेंसियां कितने स्टाफ की बहाली की हुई है, कितने का भुगतान उठा रही है, इसी से आपको घोटाला पता चल जाएगा कि हमको ज़रूरत है मान लो 1030 की, और अगर 1500 स्टाफ का वो भुगतान उठा रहा है, तो 470 स्टाफ का पैसा कहाँ जा रहा है, किसके पॉकेट में जा रहा है। और मैंने स्टैंडिंग के विषय में, नगर निगम कानून यह कहता है कि अगर नगर विकास मंत्रालय का धारा 25 का 5 के अगर वित्तीय मामले का कोई आरोप सिद्ध हो जाता है, तो ये घोटाला माना जाएगा। मैंने लिखित में नगर आयुक्त को, जिलाधिकारी को, नगर विकास मंत्री को, मुख्यमंत्री को भेज रखा है कि जिन एजेंसियों पर घोटाले का आरोप था, जिन एजेंसियों ने अनुबंध के अनुसार, शर्तों के अनुसार उसका पालन नहीं किया था, उन एजेंसियों को महापौर और उनके स्टैंडिंग के द्वारा 53 दिन रहते हुए में नगर आयुक्त के विरोध के बावजूद मतलब 6 महीने का एक्सटेंशन किस नीति के तहत, किस निजी लाभ के तहत दिया गया, इसकी जांच, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और महापौर के मंत्रिमंडल, मेरा अपना मानना है कि इसके 100% कसूरवार हैं, उनके ऊपर उचित कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए। चूँकि पैसा जनता का होता है, न संजय केजरीवाल के पिताजी का पैसा है, न किसी जनप्रतिनिधि के पिताजी का पैसा। हम लोग चुन के आते हैं उन जनता के टैक्स के पैसे को सरकार से योजना के रूप में लेके उन तक सही सलामत पहुंचाने के लिए, न कि उनके पैसे की बर्बादी के लिए। मुकेश जी, हकीकत में इन सारे बिंदुओं पे जब आप निगम में कर्मचारियों के पास जाएंगे, आप देखेंगे कि कुर्सी 2 है, 10 आदमी क्यों बहाल है, इतने लोग किस लिए? तो एक रैकेट है, इतने लोगों की बहाली हुई। उन मानव बल सप्लाई करने वाले एजेंसी क्या करते हैं, 5,000 रुपया रजिस्ट्रेशन के नाम पे ले रहे हैं, कोई 10,000 रुपया ले रहा है, कोई लिमिट नहीं है। और हम अपने रिश्तेदार को उसमें बहाल करवा दिए। सिर्फ हाजिरी बना देना है बुआ, चिंता नहीं करना, मलबा आवेगा, इतना माल हमको दे देना, इतना माल तुम रख लेना। ये काम सिर्फ और सिर्फ महापौर और महापौर के स्टैंडिंग के द्वारा, मतलब निगम में कई ऐसे घोटाले हैं जो परत दर परत खोलूँगा और सबूत के साथ खोलूँगा। ये सारे चीज़ें मतलब एकदम आम आँखों से नज़र आने वाली चीज़ें। और पैसे की लूट खसोट का आपने पहला प्रश्न किया था स्मार्ट सिटी के विषय में। स्मार्ट सिटी के विषय में आज जितनी योजनाएं काम कर रही हैं धरातल पे, सबसे पहले तो मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि स्मार्ट सिटी के संविधान में लिखा है
कि एक कंसल्टेंट एजेंसी को बहाल करना है, जो कंसल्टेंट एजेंसी जितनी काम करने वाली एजेंसी है उनके कार्यों पर नज़र रखेगी, उनके कार्यों की मॉनिटरिंग करेगी और उसकी रिपोर्ट के आधार पे तब कार्य करने वाली एजेंसी के बिल का भुगतान होगा। जून 2023 से कंसल्टेंट एजेंसी है ही नहीं, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, एक बड़ी एजेंसी जो सीवरेज का काम कर रही है 343 करोड़। मैंने ही शुरुआत में भी आप लोगों को इंटरव्यू में बताया था कि हाउस कनेक्शन का ही नहीं है, तो वो प्रावधान बाद में जोड़ा गया। 323 या 43 करोड़ की वो योजना है, उसके जो मालिक हैं और जून 2023 के पहले जो कंसल्टेंट एजेंसी जयंती इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक, मतलब बिहार लाइव नाउ के मालिक भी मुकेश चौरसिया और मुजफ्फरपुर लाइव नाउ के मालिक भी मुकेश चौरसिया। बिहार लाइव नाउ जो है वो जैसे एजेंसी मतलब ठेकेदारी ली है, अब मुजफ्फरपुर लाइव नाउ को उन पर मॉनिटरिंग करने का अधिकार दिया गया है। निष्पक्ष कैसे होगा? नहीं, मतलब जैसे एक बैंक में अमूमन इसको ऐसे कहा जा सकता है कि एक बैंक में लूट कांड हुई, डकैत गए, बैंक को लूटा, ओपन फेस था एकदम। अब बैंक को लूटने के बाद चल दिए, बैंक मैनेजर गए थाने पे शिकायत करने, तो थानेदार की कुर्सी पर जो है वही लुटेरा का सरदार बैठा हुआ है, तो वही वाली बात हो गई। मतलब आप स्मार्ट सिटी की जितनी योजना है, इसके लिए एक अलग से आपको लंबा समय देना होगा। मैं आपको टोटल मतलब परियोजनाओं का डाटा राशि के साथ कब उसकी योजना को जो है धरातल पे उतारा गया, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, इतनी बारिश हुई है शहर में, सूतापट्टी, बैंक रोड, गोदाम गली की रोड कहीं धंसी है, बाद बाकी जगह आपको जो है रोड धंसने की आप लोगों ने विजुअल उठाई। यहाँ तक कि मुजफ्फरपुर ज़िले का पूरा जिला प्रशासन महकमा जहाँ बैठता हो, आदरणीय कमिश्नर साहब, जिलाधिकारी महोदय, एसएसपी साहब, एसडीओ पूर्वी पश्चिमी, एडीएम, तमाम प्रशासन जहां बैठता हो, वहां पे हमारे निगम की ही गाड़ी फंस नहीं गई, पलट गई। किस कारण? रोड धंसने के कारण। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला स्मार्ट सिटी के नाम पे। स्मार्ट सिटी शहर को स्मार्ट करने नहीं आया है, कुछ राजनेताओं और अफसरों को मालदार बनाने के लिए आया है। और इसका सबूत है कि जब आप स्टेडियम का जब पूछिएगा तो स्टेडियम की एजेंसी को डिवाइड कर दिया गया, क्यों? तो काम सही नहीं हुआ। मैं आपको सबूत के साथ सीवरेज का जो है, जो मेन होल सब बना है, उसके अंदर का वीडियो फोटो मैंने बना के रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये रोड तो संजय जी आज नहीं कल टूटना है, चूँकि सिर्फ ईंटा का ढांचा खड़ा किया गया है। पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार की लूट कहीं नहीं मिलेगी जो मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी में लूट है। बिहार के अन्य 3 शहरों में भी स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, इस प्रकार की लूट नहीं है यहाँ। तो मतलब जैसे कि एकदम लूटे के बाद, लूटे के आज़ादी बा, लूटे के ऊपर मतलब सर पे हाथ बा, कोनो दिक्कत नहीं के जितना लूट सकेला से लूट लो। देखिए, जो निगम की बात इन्होंने कही, नगर निगम और स्मार्ट सिटी के कार्य, जो आपने कहा, जो अगर आपकी बातों में सच्चाई है तो बहुत ज़रूरी है उच्च स्तरीय जांच की। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप खुद, मैं आपके ऑन चैनल ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, दिन और समय भी आप नोट कर लीजिए, चूँकि जब आप न्यूज़ बना के डालिएगा तो आज का डेट और समय भी कोड कर दीजिएगा। अगर मेरी जितने मैंने बातें बताई हैं उन बातों में अगर सच्चाई नहीं होगी, एक भी बात में
आप उसी दिन आके मुझसे इस्तीफा ले लीजिएगा। बीच कल्याणी चौक पे खड़ा करके, टावर चौक पे खड़ा करके कहिएगा कि संजय केजरीवाल तुम झूठे हो, तुमने गलत बयानबाजी की है, इस्तीफा दो। नहीं तो इसकी जांच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुख्यमंत्री से लेके केंद्र सरकार तक इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि स्मार्ट सिटी योजना सब जगह मैंने शिकायत कर दी है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 1 महीने से ऊपर हो गए मैंने पत्र लिखा हुआ, लेकिन पता नहीं इन भ्रष्टाचारियों का लिंक जो है वो दीमक की तरह कहाँ तक गया हुआ है। जैसे एक लकड़ी में दीमक नहीं लग जाता है, तो दीमक कहाँ तक चला गया हुआ है। वो ठोक ठोक के बड़ई देखता है, जहाँ फट टाइट आवाज़ आती है तो वहाँ से वो काट के उतना दूर हटा देता है, लेकिन वो अंदर कीड़ा रहता ही है। मतलब ये लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अगली बार आपको सारे वो पत्र भी आपको दे दूंगा जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, कि हर जगह चिट्ठी, बाइक पोस्ट, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं है। पता नहीं किन किन तक ये सुविधा निजी लाभ की पहुंच रही है। ये मतलब आश्चर्य की बात है। आपको मैं बताऊं, सातपुरा सब्जी मंडी से पर डे जो है मतलब 7 से 8 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा, मतलब जो हो रहा है उसमें 8 हज़ार, 7 हज़ार, 9 हज़ार रुपया मतलब कम दिखाया जा रहा है। गिरनी पोखर सब्जी मंडी से तो मतलब जैसे कि स्टैंडिंग के कुछ साथियों को भी हिस्सा जा रहा है। तो सबसे बड़ी सब्जी मंडी हाँ, आप सोच लीजिए इस प्रकार से लूट। आप बालखाना में चले जाइए ना, बालखाना में जाके आप बालखाना प्रभारी से पूछिए कि आपके पास गाड़ी कितनी है आज के डेट में, ठीक है। वो आपसे कहता है कि मेरे पास टोटल 120 गाड़ी है। तो आप उससे पूछिए कि ड्राइवर कितने हैं। वो अगर कहता है 180 है, तो भाई 60 किस लिए एक्स्ट्रा है? वो 60 कौन है पता लगाइएगा। तो वो 60 वो लोग हैं जो मेयर और मेयर के स्टैंडिंग के चाहने वाले लोगों के खास लोग हैं। बंटाधार हो रहा है और इस तरह से जो चीज़ें सामने आई हैं, अभी तो ये छोटे छोटे घोटाले हैं जो कि संजय केजरीवाल ने बताए। महा घोटालों का भी पर्दाफाश जल्दी होगा और वो पहले इन्होंने बताया है, पर्सनली बता दिया है ऑन कैमरा। आप लोगों को एक कुछ दिन बाद इसके बारे में जानकारी मिलेगी तो आप भौंचक्के रह जाएंगे कि महा घोटाला भी हुआ है मुजफ्फरपुर नगर निगम में। हालांकि मुजफ्फरपुर नगर निगम का नाम पूरे बिहार में बदनाम शुरू से रहा है घोटालों को लेकर और बहुत सारी अनियमितताओं को लेकर। इसमें और फटकार भी लगाई जाती थी, बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिली। मुजफ्फरपुर नगर निगम से ही मेयर को न्यूट्रल मतलब जनता चुने, यहीं से सीख भी मिली मुख्यमंत्री ने इसी लफड़े को देखकर और इस कानून को आगे किया। पिछली बार जो लगातार 4 बार विश्वास अविश्वास का जो खेल हुआ, ये खेल हुआ, इसी को देखते हुए कहा गया कि नहीं जनता चुनेगी। ये अब लोग जो चुनते थे वो नहीं चुनेंगे, डायरेक्ट जनता चुनेगी। लेकिन जब जनता ने चुना है तो जनता संजय जी अपने आप को पहले से ज़्यादा ठगी हुई महसूस कर रही है। जनता ने हमें कहा, कल ही मोती झील में के लोग, एक सरदार जी हैं वो मिले कि ये परेशानी देखिए ना आप, अतिक्रमण वाला भैया थोड़ा सा देखिए, इस पर देखिए कि कोई नगर निगम काम नहीं कर रहा है अतिक्रमण पर, क्योंकि मेला ठेला का टाइम आ गया है और पूरा शहर जाम रहेगा। तो कोई व्यवस्था नहीं है। बस हम बात करेंगे अगले सेशन में, हम आपसे बात करेंगे ट्रेड लाइसेंस और यूज़र टैक्स के बारे में, उसमें भी हम आपसे बात करेंगे, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। आप लोग टैक्स देते हैं, जितने भी हमारे दुकानदार व्यापारी भाई हैं वो ट्रेड लाइसेंस का टैक्स देते हैं, यूज़र टैक्स देते हैं। सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है भैया। नाली का पानी बहता रहता है, नाले का पत्थर टूटा रहता है। मोती झील में चोर चुरा के ले गया ड्रेनेज के लोहे को,
कई घंटे तक पूजा मार्केट के सामने व्यापारी और कस्टमर परेशान रहे। इतना बड़ा गड्ढा होता है, गिर जाए आदमी तो जान जा सकती है, इसके लिए कोई देख रेख नहीं है। तो ये बड़ी खबर जो कि बता दी है, संजय केजरीवाल ने जवाब देना चाहिए मुजफ्फरपुर की मेयर को सामने आकर कि ये आरोप जो संजय केजरीवाल लगा रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है और कितना गलत है। अगर गलत है तो मेयर को आना चाहिए सामने और बजाबता बोलना चाहिए कि ये जो बोल रहे हैं। मेयर से एक प्रश्न ये भी जरूर आपको पूछना चाहिए कि स्टैंडिंग बड़ी है कि बोर्ड बड़ा? बिल्कुल, स्टैंडिंग बड़ी है, यानी कि कैबिनेट बड़ा है या सदन बड़ा है। ये नॉर्मल सी बात है, कैबिनेट हमेशा छोटा होता है, सदन बड़ा होता है। जैसा कि आप लोकसभा में भी देखते हैं, कैबिनेट जब पास करती है उसके बाद लोकसभा में राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पास करवाया जाता है, तभी वो कानून बनता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। तो ये भी एक सदन है जो नगर निगम सबसे निचली सदन कही जाती है, लोकसभा, विधानसभा और नगर निगम। तो ये 3 सदन जो देश में कार्यरत है, ऑटोनोमस बॉडी है, अपने हिसाब से खर्च करना, अपनी कमाई करना, लेकिन इस तरह से घोटाला और महाघोटाला करना, जनता के टैक्स के पैसों का पूरी तरह से अपनी जेब भरना, अपना बिजनेस बनाना, ये कहीं से भी सही नहीं है। आगे भी खुलासों का दौर जारी रहेगा। बने रहिए बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक मुझे मुकेश चौरसिया को हमारे सहयोगी सुमन कुमार के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।